नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी एसआईआर 2.0 पर, जिसकी घोषणा तो चुनाव आयोग ने पिछले दिनों कर दी थी और अब शुरुआत कल से हो रही है। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होने जा रहा है। आपको याद होगा कि बिहार में एसआईआर को लेकर किस कदर सियासत गर्मा गई थी। वोट चोरी के आरोप लगे, चुनाव आयोग पर सवाल उठे और इस सियासी खींचतान के बीच एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब बारी दूसरे चरण की है, जिसकी शुरुआत से पहले ही राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी सियासी तकरार दिखने लगी है। तो इसी मुद्दे के तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ रहेगा, लेकिन मेहमानों से आपका परिचय कराएं और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में एसआईआर की तैयारी पूरी हो चुकी है। 4 नवंबर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इससे पहले भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सियासी तकरार शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने एमपी में एसआईआर की मॉनिटरिंग के लिए समिति का गठन किया है। सज्जन सिंह वर्मा को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये कमेटी राज्य भर में एसआईआर अभियान की निगरानी, समन्वय और मूल्यांकन का काम करेगी। देखिए, जो बीजेपी जिस तरह से मैनिपुलेशंस करती है मतदाता सूची में, उस पर नियंत्रण रखने के लिए हमने ये कमेटी बनाई है। लेकिन जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि वोटर लिस्ट बीजेपी ने पहले ही बना ली, नगर निगम के चुनाव की वोटर लिस्ट पहले ही बना ली। लेकिन हम लोगों की बहुत बारीक नज़र है। हम लोगों ने जिले के और विधानसभा के प्रभारी बनाए हैं और वहाँ से जो सूचनाएं आएंगी ये कमेटी उसकी मॉनिटरिंग करेगी और हम लोग समय समय पर जो हमें जानकारी आएगी, खास तौर से अनियमितताओं से संबंधित, वो जानकारी हम निर्वाचन आयोग में देंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की कमेटी और अभियान सिर्फ एक दिन का होता है। देखिए, कांग्रेस का मूल चरित्र आरोप लगाकर राजनीति करने का है, विरोध करने का उनका जो मूल चरित्र है वो उसी पर काम कर रहे हैं। कोई भी उनकी कमेटी बना लीजिए, कोई भी उनका अभियान देख लीजिए, वो सिर्फ एक दिन की सुर्खियों के लिए होता है। उसके बाद उसका इतिश्री कांग्रेस खुद ही कर देती है। वो गुटिया संघर्ष वाली पार्टी है, दलों वाली पार्टी है, गुटों वाली पार्टी है, कबीलों वाली पार्टी है और उनके जो सरदार हैं वो उसको चलाते हैं। अब इन्होंने एक एसआईआर का गठन किया है टीम का। अरे, आप जनता के बीच जाओगे नहीं, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके तकलीफ में, उनके कष्ट में आप खड़े नहीं होगे, फिर आप कोई भी टीम बना लो, उसका जो परिणाम है वो शून्य ही आना है। इधर रायपुर में भी एसआईआर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल में 10 बार एसआईआर हुआ, तब कांग्रेस ने सवाल खड़े नहीं किए। बार एसआईआर कांग्रेस शासन में हुए। कांग्रेस शासन में एसआईआर क्यों होता था? निर्वाचन आयोग की यह नियमित प्रक्रिया है। जब से निर्वाचन आयोग बना है 52 से 56 तक पहला एसआईआर हुआ। उस समय क्या कांग्रेस के लोग विरोध नहीं किए क्या? आज क्यों विरोध हो रहा है निर्वाचन आयोग का? किन कारणों से विरोध हो रहा है? और कांग्रेस इस विषय में कभी बात नहीं करती, इधर उधर की बात करती है, मुद्दे की बात नहीं करती। इसलिए उनके विरोध में कोई दम नहीं है, कोई विषय नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और इसे वोट चोरी का जरिया बताया। ये तो सच्चाई है कि वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और इसको हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की गठबंधन को जनता के सामने बेनकाब कर दिया। लेकिन जिस तरह से एसआईआर पूरे हमारे प्रदेश में आज से शुरू हुई है, मैं समझता हूं इस बात को हम लोग पहले भी उठाए कि बीएलओ घर घर जाना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, मतदाता वास्तव में यहाँ के हैं कि नहीं है और एक मतदाताओं को कितने अन्य विधानसभाओं में नाम है।
मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घमासान चरम पर है। 4 नवंबर से शुरू होने वाली घर घर गणना के बीच कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। भोपाल से निहारिका शर्मा और रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। तो एसआईआर 2.0 की शुरुआत होने जा रही है। चुनाव आयोग पूरा प्रोसेस पहले ही समझा चुका है और चुनाव आयोग ने जब ये प्रोसेस बताया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये भी दावा किया था कि 0 आपत्ति के साथ बिहार में इस प्रक्रिया को संपन्न किया गया। और कई ऐसी बातें हैं जो चुनाव आयोग ने सामने रखी थी और कहा था कि पूरा मौका दिया जाएगा आपत्तियां दर्ज कराने का, उनका निराकरण करने का। लेकिन सियासत गर्मा रही है। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय हम करवा दें। हमारे साथ अमित चौरसिया जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रियंका दुबे जी हैं बीजेपी की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व चुनाव आयोग अधिकारी हैं, इसके अलावा अमित भूषण चुनाव विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मसला सियासत से भी जुड़ा है तो शुरुआत हम करते हैं अमित चौरसिया जी आपसे। आपकी पार्टी ने तब भी सवाल उठाए थे, आपकी पार्टी अब भी संशय में नजर आ रही है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए आनंद जी, संशय की कोई बात नहीं है। संशय तो खुद चुनाव आयोग पैदा कर रही है पूरे देश भर में। आज अगर लोकतंत्र की डोर किसी एक पार्टी के हाथ में बन जाएगी तो प्रश्न तो उठेंगे और प्रश्नों का सब जवाब जो है चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का और आश्चर्य इस बात का है कि जवाब देने कौन आते? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विधायक, सांसद और मंत्री। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है। जब राहुल गांधी जी पूरा डाटा लेके सामने रखते हैं कर्नाटक के अंदर, तब चुनाव आयोग खामोश हो जाता है। जब महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जी के लड़के उठाते हैं प्रश्न, तब चुनाव आयोग खामोश हो जाता है। सवाल तो चुनाव आयोग से। आज चुनाव आयोग जिस तरह मोदी सरकार का पहरेदार बन के सामने दिख रहा है, तो सवाल उठ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि एसआईआर का स्वागत है। 8 बार एसआईआर हुआ, 1951 से लेके 2004 तक और 2002 से 2004 तक में तो आधिकारिक घोषणा करके हुआ। बिल्कुल, तो एसआईआर का विरोध थोड़ा ना है। लेकिन चलिए मौलिक बात पकड़ते हैं, बात एसआईआर पे रहने देते हैं। मौलिक बात पकड़ रहा हूं सर, मौलिक बात पकड़ रहा हूं और बहुत छोटा सा जवाब इस पे दीजिएगा। एसआईआर होना चाहिए, क्या आप ये मानते हैं? बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए ना। कांग्रेस तो कह रही है कि सेव इंडियंस रिपब्लिक। एसआईआर कौन कराएगा? देश के लोकतंत्र की रक्षा चुनाव आयोग कराएगा। लेकिन बात यही है ना कि आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे मैं छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं सर, मैं छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल आनंद जी, एसआईआर कौन कराएगा? चुनाव आयोग कराएगा। चुनाव आयोग पर विश्वास है आपको? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे विश्वास नहीं है। सवाल इसी बात का तो उठ रहा है। मतलब जो चुनाव आयोग पूरे विश्व में जिसका डंका बजता है पहले चुनाव से लेकर और अब तक के चुनाव में, उसकी निष्पक्षता की उदाहरण बाहर दिए जाते हैं, वो एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। उस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आपको शक है? सरकार का पपेट बना हुआ है आनंद जी। आज बिल्कुल चुनाव आयोग का डंका नहीं बज रहा। चुनाव आयोग का डंका बज रहा था टीएन शेषन के समय। चुनाव आयोग का डंका बजता था इंदिरा गांधी जी जब सत्ता में थी, जब चुनाव आयोग निष्पक्ष था। आज चुनाव आयोग क्या है? आपने टीएन शेषन जी का जिक्र किया, उनका कार्यकाल तो सर 90s में समाप्त हो गया था। एक मिनट मेरी बात सुनिए, उनका कार्यकाल तो 90s में समाप्त हो गया था। उसके बाद 2004 से 14 तक मनमोहन जी की सरकार थी, क्या तब भी निष्पक्ष नहीं था चुनाव आयोग? आज ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि हम महिलाओं के साथ वीडियो सार्वजनिक नहीं कर सकते, हमारी माता बहनों के। और वही चुनाव दाएं बाएं बात मत कीजिए। खैर, अरे कानन जी, या तो बचा लीजिए भारतीय जनता पार्टी को। हम तो लड़ रहे हैं सिस्टम से। ये आखिरी हथियार होता है आपका, ये आपका आखिरी हथियार होता है कि आप कुछ भी बोल देंगे। अरे सवालों का जवाब दीजिए सर। अरे अभी साहब अभी गया, अभी सवालों का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, अब मेरा अगला सवाल सुन लीजिए। शुरुआत में डिबेट को ढील मत कीजिए। शुरुआत में डिबेट को, मेरा अगला सवाल सुन लीजिए, मेरा अगला सवाल सुन लीजिए। आपकी जो प्रदेश कमेटी है कांग्रेस की, उन्होंने एक कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है जो निगरानी रखेगा। 8 सदस्य भी है उसमें। हाँ, 8 सदस्य भी है उसमें। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी भी है, संजय कामले जी भी है। अब वो जो लगातार निगरानी रखेगी, मैं बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखना चाहिए। हर पार्टी का कर्तव्य है कि अगर एक वोट भी इधर उधर हो रहा है तो उसका पूरा गुणा गणित आपके पास होना चाहिए। विपक्षी पार्टी का तो धर्म ही ये है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये पैरेलल चुनाव आयोग के साथ ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जहां जहां बीएलओ जाएंगे वहां आपकी पार्टी के लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हम देखिए, हमारे संघर्षशील नेतृत्व जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में वोट जागरण अभियान शुरू करा। वोट चोर गद्दी छोड़, आज पूरे देश में राहुल गांधी जी का नारा गली गली में गूंज रहा है।
पूरे देश में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे रहा है जन जागरण के मामले में। और जहां तक बात बीएलए पे, लगातार काम चल रहा है। बीएलए हमारे जाएंगे साथ मतलब में, आप बीएलओ के बीएलए साथ से लेकर रहेंगे। बीएलओ तक और चुनाव की आखिरी सूची जारी होने तक आप इस पूरी प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखेंगे। पूरी नजर, बिल्कुल नजर बिल्कुल रखेंगे। पैनी नजर, लेकिन बिल्कुल सवाल ये- बिल्कुल रखनी लेकिन चाहिए, आनंद जी, बिल्कुल। आनंद जी एक छोटा सा, आपके सारे सवालों के जवाब मैंने जी। दिए और आपके चैनल से मध्य प्रदेश की जनता से भी अपील कर रहा हूं और मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग से भी निवेदन कर रहा जी। हूं कि निष्पक्ष कराइए साहब। भारतीय जनता पार्टी का डेटा सेंटर बन के ना रह जाइए। चलिए, भारतीय मैं जनता पार्टी प्रियंका के जी का इंटेंशनल प्रियंका रिंगिंग प्रियंका जी प्रोग्राम का का रुख कर लेता सहयोग नहीं हूं। करिए। आपकी बातों पर प्रतिक्रिया भी तो लेनी होगी ना सर। प्रियंका जी का रुख बिल्कुल कर लीजिए। लेता हूं। प्रियंका जी का रुख सवाल कर लेता अधिकतर हूं। आपके मेरे से ही थे। हाँ, प्रियंका जी का मैं यहां पे रुख कर लेता हूं। प्रियंका जी, आपने सारी बातें सुनी। वो कह रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, निष्पक्ष होना चाहिए। दूसरा बात वो करते हैं कि बीजेपी के इन्फ्लुएंस में चुनाव आयोग काम कर रहा है। इनको कैसे काउंटर करेंगे, ये सवाल बिहार में भी उठे थे, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, फिर से उठने लग गए। नमस्कार सभी भाइयों को और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। सबसे पहली बात अनंत जी की, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो जो लोग बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करती हूँ तो संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 ने चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था बनाया है, जो स्वायत्त संस्था है। और जिस समय इसका निर्माण किया गया, संविधान के निर्माता और पूरे सत्तारूढ़ पार्टी यही थे। और मेरे भाई ने यह भी स्वीकारा कि 8 बार पहले एसआईआर हुआ है। और बड़ी बात मैं बता दूं कि जितनी बार भी एसआईआर हुआ, सत्ता में यही लोग थे जिसको ये लोग खुद प्रमाणित कर रहे हैं कि सही हुआ। पर आप लोगों के माध्यम से ये क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहूंगी कि जब बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं घटित होती थी तो कितने मुकदमे कायम हुए थे, कितने इलेक्शन रद्द किए गए थे, कितने इलेक्शन री इलेक्शन हुए थे। और मेरे भाई ने इतनी अच्छी बात कही कि इनका लोकतंत्र में पूरा विश्वास है और निष्पक्षता से उस समय होता था। तो आपातकाल की स्थिति क्यों आई, क्यों लगाया गया आपातकाल और हमारे देश के ऊपर क्यों थोपा गया। और इलेक्शन कमीशन ने, जिस इलेक्शन कमीशन पे ये अपनी आस्था बता रहे हैं, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया था, तो फिर ये परिस्थितियां क्यों बनी, तो उस समय सवाल खड़े क्यों नहीं किए इस पार्टी ने। प्रियंका जी, इतिहास में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने अमित को भी इस बात पर टोका था, अमित जी को भी इस बात पे मैंने टोका था कि आज हमारा मुद्दा एसआईआर का है। 12 राज्यों में शुरू होने जा रहा है, केंद्र शासित प्रदेश 3 उसमें शामिल हैं और 2 राज्य हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहां पर शुरू होने जा रहा है। इस पर मैंने आपसे पूछा था कि निष्पक्षता का सवाल खड़ा क्यों हो रहा है, ये बीजेपी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्या हाँ, उस पर फोकस होकर जरा जवाब दीजिए। अब इतिहास के पन्ने ना ही पलटे तो अच्छा है, आधा घंटे का समय है केवल। जी, निष्पक्षता की मैं बात करती हूँ तो इन्हीं के मंत्री के राजन्ना जी ने जब बात करी कर्नाटक में निष्पक्षता की, कि जब चुनाव हुआ, एसआईआर हमने हुआ, हमारे बीएलओ ने वेरीफाई किया है जाकर के, फिर हम सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं। तो निष्कासन की प्रक्रिया क्यों कर दी गई, वो तो आप ही के मंत्री थे, आप ही के पार्टी के व्यक्ति थे, तो उनको आपने निष्कासित कर दिया। जब ईवीएम पे इन्होंने सवाल खड़े करे, तो जब उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि नहीं ईवीएम सही है, तब इन्होंने उनका समर्थन किया, तब समर्थन वापस ले लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो वैचारिक मतभेद हो रहे हैं। तो हम जो कह रहे हैं, चलिए मैं मानती हूँ कि बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े करना कांग्रेस का प्रतिपक्ष का कार्य बनता है, ठीक है, परंतु जब आप ही के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं तो किसी पे तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा। निष्पक्षता की अगर हम बात करते हैं तो आपके लोग हमारे साथ समर्थन में नजर आ रहे हैं, तो आप उनको निष्कासित कर रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल आपकी मंशा पे खड़े होते हैं, ना कि हमारी कार्यप्रणाली पे। आता हूं प्रियंका जी आपके पास, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे हम डॉक्टर अमीन का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगा, क्योंकि इस चुनावी प्रक्रिया को वो जमीन पर देखते हैं, करीब से देखते हैं और वो एक अधिकारी के तौर पर काम करते हैं, सियासत से अलहदा होकर। अमीन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया होती है, क्या इसको प्रभावित करने की गुंजाइश होती है? क्या चुनाव आयोग में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो वोटर लिस्ट को मनचाहे तरीके से तोड़ मरोड़ दे, इन्फ्लुएंस कर दे? क्या चुनाव आयोग किसी पार्टी के प्रभाव में काम करता है?
क्या इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनको सूचना समय समय पर चरणबद्ध तरीके से दी जाती है, नहीं दी जाती है? देखिए, 1952 से चुनाव चल रहे हैं और अभी तक हो रहे हैं चुनाव जी और हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो विरोधी दल है या जो भी हैं, आज भी हैं, समाजवादी है, बहुजन समाज है और कम्युनिस्ट पार्टी है और टीएमसी है और टीडीपी है, सारी देश की पार्टियां हैं। उन्होंने देखा है चुनाव आयोग कैसे चुनाव कराता है और हर एक का अगर चुनाव में विश्वास नहीं होता और संविधान के अंतर्गत चुनाव कराए जाते हैं, अगर इसमें विश्वास नहीं होता तो ये लोग कैसे बैठे होते पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर। आप देखिए, यही चुनाव आयोग है जो लिस्ट बनाता है और ईवीएम होती है, वीवीपैट होती है, वो अधिकारी वही होते हैं और सब होने के बावजूद जब चुनाव घोषित होते हैं तो पता चलता है हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ गई, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की आ गई और तमिलनाडु और केरला में और दूसरी जिस गवर्नमेंट आ गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सवाल उठा रही है, वहां पर भी तो सीएम भूपेश बघेल बने थे, वहां पर भी तो सीएम बने थे भूपेश जी। बट साहब, तरह तरह की बातें होती थी कि देखिए एसआईआर क्रिया जो है बहुत जरूरी है और हमेशा होती रही है, कोई नई बात नहीं है। अब जो बनाई जा रही है वो डिजिटल लिस्ट बनाई जा रही है। इनके जो चेहरे काले पीले हुआ करते थे जिससे पहचान नहीं पाते थे आई कार्ड में, उनके चेहरे बिल्कुल कलर्ड और अच्छे चेहरे होंगे, नाम सही होगा, डेट ऑफ बर्थ सही होगी, उनका एड्रेस सही होगा जी। और आप देखिए, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं हो तो आप देखिए जब चुनाव होते हैं तो आप पोलिंग से शुरू करिए। जब पोलिंग होती है तो उसमें इनका हर एक, हमारे स्टेक होल्डर जो भी पार्टी के हैं, उनका हर एक दल का, हर कैंडिडेट का एक रिप्रेजेंटेटिव पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होता है जो सारी चुनावी प्रक्रिया को सारा दिन देखता है और शाम को हमारा प्रिसाइडिंग अफसर फॉर्म 17 साइन करके दे देता है कि इतने वोट थे, इतने पड़े और इतने नहीं पड़े और ये हर एक को दे दिया जाता है। बाद में हम डाटा करते हैं जिसको शोर मचाते हैं, डाटा अभी तक नहीं आया, हम डाटा उसी वक्त दे देते हैं, नंबर 1। अब दूसरी बात आप देखिए कि इसी तरह काउंटिंग की बात होती है, काउंटिंग में भी सारे लोग मौजूद होते हैं हर एक स्टेक होल्डर के और वो देखते रहते हैं सारी प्रक्रिया हमारी काउंटिंग कैसे चल रही है, वो घोषित होता है चुनाव। अब आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया पहले ही कि एसआईआर जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, एक प्रॉब्लम था इनको कि ये आधार कार्ड की बात थी, आधार कार्ड को बता दिया गया कि जन्म तिथि करेगा, नेशनलिटी सर्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन उसको एक आधार माना जाएगा क्योंकि वो प्रूफ है वहां पर कि वो आइडेंटिटी है। लेकिन इस मामले में और अभी से अच्छा और मॉडिफिकेशन किया है कि जो पिछले 2002 और 3 या 4 तक जो भी एसआईआर हुए हैं वहां पर उन लिस्टों को नहीं छेड़ा जाएगा, बल्कि हमारा बीएलओ जो है हर कोई भी घर कनेक्शन मिलेगा वहां पर तो उसको वैलिड मान लिया जाएगा जी। घर घर जाएगा और वहां पे जिनकी डेथ हो गई उनको डिलीट करेगा, जो माइग्रेट हो गए चले गए दूसरी जगह परमानेंटली उनको डिलीट करेगा और जो नए फॉर्म दिए जाएंगे उनको जी बिल्कुल कई बदलाव हुए हैं। और टाइम, मैं अमीन साहब क्योंकि समय कम है तो मैं मैक्सिमम सवालों पर आपकी रोशनी जी जी बट साहब पूरा बात करिए, नहीं छोड़ दूंगा मैं। सवाल इस बात का है कि सारी बातों के साथ में अगर निष्पक्ष नहीं हो तो फिर यहाँ पर भी कहा गया है कि हमारे बीएलओ के साथ में हर पार्टी का स्टेक होल्डर का एक बीएलए होगा, बूथ लेवल असिस्टेंट, वो इनकी जिम्मेदारी है, हर पार्टी की जिम्मेदारी है, बीजेपी की, कांग्रेस की, जो भी पार्टियां उनकी जिम्मेदारी है अपनी प्रेजेंस में वहां पर वो करें काम को। और बीएलओ जो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो बता देता हूँ आपके दर्शकों को, आपके डिबेटरों को, अगर कोई बीएलओ गलत काम कर रहा है तो इमीडिएटली उसकी शिकायत एईआरओ से करेंगे। एईआरओ अगर कोई प्रॉब्लम करते हैं, बीएलओ करते हैं तो हमारे सीईओ होते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट में बैठते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन खुली हुई है, हमारे यहाँ मेल खुला हुआ है, सब कुछ खुला हुआ है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन दिल्ली का, वहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बिला वजह इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है जी। अमीन साहब, अब 2-3 सवाल मेरे और हैं, उन पर आप प्रकाश डालेंगे तो दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन होगा और जो हमारे नेताजन बैठे हैं उनका भी ज्ञानवर्धन होगा। मेरा सवाल पहला ये है कि पहले एक टाइम ड्यूरेशन का सवाल बिहार के समय उठाया गया कि समय बहुत कम था, 2-2.25 महीने का समय था। इस बार ये टाइम ड्यूरेशन 3 महीने से ऊपर जा रही है, क्या ये पर्याप्त है? दूसरा मेरा सवाल ये है, एक सवाल और उठा कि बहुत सारे लोग अपने काम के सिलसिले में बाहर होते हैं या होंगे उस समय के अंदर, बहुत सारे लोग घर पर मौजूद नहीं होंगे, तो वहां पर जो आपका बीएलओ जाएगा वो कितनी बार उस घर पर दस्तक देगा, उसका क्या वो रहेगा, प्रोसेस रहेगा, एसओपी उसका क्या रहेगा? तीसरी बात, और ये जो पूरी रिवीजन की प्रक्रिया है ये कैसे समाप्त होती है? देखिए, जहां तक टाइम का सवाल है, टाइम इनफ है, हमारे अधिकारी उस हिसाब से लगाए जा रहे हैं, बढ़ाए गए हैं, ट्रेनिंग दी गई है, काम करने का तरीका नंबर 1।
नंबर जो आप जो कह रहे हैं कि लोग बाहर गए हुए हैं, ठीक है, जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बैलेट वोट से भी वोट कराते हैं, जो बाहर से आते हैं वोट हमारे यहाँ डाक के द्वारा आते हैं। इसीलिए ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन वो अप्लाई कर दें, उनके घर वाले होंगे, उसको सर्टिफाई करेंगे, यही हमारा भाई है, यही हमारा बाप है, यही हमारा बहन है, यही हमारा रिश्तेदार है, उनके घर वालों से सर्टिफिकेशन हो जाएगा और जो पेपर चाहिए वो ले लेगा। नंबर 1। और तीसरा सवाल आप जो पूछ रहे थे कि कैसे समअप होगा, समअप हिसाब से होगा कि एक ड्राफ्ट रिवीजन की प्रक्रिया सर, रिवीजन की प्रक्रिया समय दिया जाएगा जी, कि कोई चीज ऐड करना है तो कर दी जाएगी जी। रिवीजन की प्रक्रिया थोड़ा समझा दीजिए कि रिवीजन जो होता है, पुनरीक्षण जो होता है वोट सूची का, वो प्रक्रिया क्या होती है, उसमें उसके जो स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं और समअप कैसे होती है? देखिए यही चेक्स होते हैं, मैंने कहा ना, जो पहले लिस्टें थी 2 और 4, 2, 4 और 3 तक की जो बनी थी वो मानी जाएंगी और वही एग्जिस्ट रहेंगी, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो नए वोटर आना चाहते हैं उसमें दिया हुआ है कॉलम में कि क्या क्या हमें पेपर चाहिए उनकी आइडेंटिटी के लिए, उनके एड्रेस, डेट ऑफ प्रूफ के लिए, अगर फोटो के लिए, ये सब चीजें वही लोग देंगे जो वोटर बनना चाहते हैं। इसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे वोटर नहीं होंगे तो इलेक्शन कमीशन नहीं होगा। सारी चीज दारोमदार इलेक्शन कमीशन का वोटर्स के ऊपर है और ये स्टेक होल्डर जितनी पार्टियों के, उनका भी जीतना हारना इन्हीं वोटर्स के ऊपर है। जी अमीन साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं इस समय सीधे रुक करूंगा, हमारे एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमिताभ भूषण जी हमारे साथ हैं, चुनाव विश्लेषक। अमिताभ जी, इस पूरे प्रोसेस को और इस सियासी सोच को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो बात बहुत साफ है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया समय समय पर दोहराई जाती है और वो एक जरूरी प्रक्रिया है। उसके अपने कारण क्या है वो सब बहुत विस्तार से अभी चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी जो पैनल में उन्होंने बताया है कि ऐसा क्यों किया जाता है, और बार बार चुनाव आयोग ने भी बताया है कि चुनाव की शुद्धता के लिए ये प्रक्रिया दोहराई जाती है समय अंतराल के साथ। अब इसमें ये है, जो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि चुनाव आयोग की साख पर जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रही है, किसी भी संस्था की साख को अगर आप मटिया मेट कर देंगे, क्योंकि बिहार के संदर्भ में ये कहा गया था समय को लेकर कि चुनाव के ठीक पहले किया गया, कम समय में किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, बंगाल में, तमिलनाडु में, इन तमाम हिस्सों में अभी चुनाव में बहुत वक्त है। तो वहां जब प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के संदर्भ में कुछ निर्देश दिया था, उसका भी अनुपालन चुनाव आयोग ने किया है। उसने अपनी प्रक्रिया में और बेहतरी की है। बावजूद इसके, इससे पहले की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके उस मतदाता सूची जो है, अंतरिम सूची जब आएगी, उससे पहले ही आपने शुरू कर दिया कि जी चुनाव आयोग में सब कुछ गड़बड़ है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, बीजेपी के एजेंडे पर चला। तो ऐसा करके इस देश का विपक्ष चुनाव आयोग की साख को खराब कर रहा है और ये बहुत खराब है। इस तरीके से किसी भी संस्था की, और इतनी महत्वपूर्ण संस्था की साख को आप इस तरीके से मटियामेट नहीं कर सकते। इसका नुकसान देश को उठाना होगा, दलों को उठाना होगा। क्या इसकी वजह ये है जी अमिताभ जी, मैं अगर इसकी वजह के तह में जाऊं, क्या इसकी वजह ये है कि अपने वोटर को, अपने मतदाता को, अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करना है और उनके जहन में एक बात सामने रखनी है? क्या इसकी वजह यह है कि लगातार हार मिल रही है और उन हार के कारणों पर विचार होने की बजाय ऐसी बातों को सामने रखा जा रहा है? निश्चित तौर पर, हालांकि ये रणनीति जिनकी भी है, ये रणनीति ही अपने आप में बहुत गलत है। इस तरीके से आप लक्षित करके चुनाव आयोग की साख को अगर खराब करेंगे तो जहां आप चुनाव जीतते हैं वहां भी सवाल खड़े होंगे कि आप चुनाव कैसे जीत गए। आपके विधायक की कर्नाटक के भीतर जब सदस्यता गई, उनके ऊपर चुनाव धांधली का आरोप लगा, तो वहां आप कैसे मुंह छिपाएंगे? और इस तरीके से आप देखिए, एसआईआर में तो बहुत साफ है किनके नाम हटाए जाते हैं। हाँ, उस प्रक्रिया में त्रुटि हो सकती है, मानवीय गलती की गुंजाइश हमेशा होती है, उसमें बेहतरी की बात करनी चाहिए, लेकिन बिना किसी साक्ष्य के ये कह देना कि किसी पार्टी के एजेंडे पर पूरा का पूरा आयोग चल रहा है, ये बात बहुत हास्यास्पद है। लोकतंत्र के लिए, देश के लिए बहुत खराब है ये। मैं अमित जी का रुख करना चाहता हूं। अमित जी, आपने अमीन साहब को सुना, उन्होंने विस्तार में बता दिया कि त्रुटि की गुंजाइश बहुत कम छोड़ी जाती है और अगर कोई दावा आपत्ति है तो उसके लिए भी 1 महीने का समय रखा गया है और एक पूरा प्रोसेस है जो 3 महीने से ज्यादा समय तक आगे जाएगा, जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो ऐसे में कोई शक शुबे की गुंजाइश रह जाती है? देखिए, बहुत सारी बातें मिक्स मैच हो गई है जी। बिहार चुनाव के पहले एसआईआर लागू किया गया, क्या इंटेंशन था? सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड लागू करा, नहीं तो चुनाव आयोग आधार कार्ड लागू करने के लिए तैयार नहीं था। अमीन साहब, आज आधार कार्ड लागू हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे हुआ है।
और अभी हमारे भूषण जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अगर चुनाव आयोग वाकई स्वतंत्र होता ना, तो मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी मशीनरी और अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया वो कर नहीं पाती। आज इसी मध्य प्रदेश के बिहार, सागर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर में गोलियां चली, दलित बस्तियों में आग लगाई गई है, मारा गया है। तो ये भी नहीं होता कि चुनाव प्रभावित होते। आज मध्य प्रदेश में 7 से 8 लोकसभा में सांसद जो है कांग्रेस के जीत के आते, तो सरकारी मशीनरी का किस तरह दुरुपयोग हुआ या आपने हमने सबने देखा। बहरहाल, लेकिन अनंत जी, पहली बात, मध्य प्रदेश में अब कोई चुनाव नहीं है। मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि अगर एसआईआर लागू कर रहे हैं तो पूरी निष्पक्षता के साथ लागू करिए। ये 3-3, 4-4 वोटर लिस्ट जो होती है, नगर निगम में अलग वोटर लिस्ट, विधानसभा में अलग वोटर लिस्ट, लोकसभा में अलग वोटर लिस्ट, कभी सप्लीमेंट्री लिस्ट जुड़ जाती है, कहीं एक मकान के अंदर 80-80, 60-60 मतदाता निकल कर आते हैं। तो ये सारे आडंबर, नाटक, नोटंकी खत्म करिए साहब, निष्पक्ष जांच कराइए। अगर चुनाव आयोग अमीन साहब, आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है यहाँ पर। अमीन साहब, हाँ अमित जी, आपने बात करी, समय की कमी। अमीन साहब, आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। आडंबर बताया जा रहा है, ये सप्लीमेंट्री लिस्ट बन रही है तो आडंबर बताया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के अंदर ही निकल कर आया। जी अमित जी प्लीज, आपने बात अपनी कही, अब सुन लीजिए उन्हें, सुनिए, वरिष्ठ अधिकारी हैं। और कंट्री के जो जितने आपके दर्शक हैं उनको भी मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ, प्रधानी के चुनाव की लिस्ट हमारे से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव आयोग से ना मेयर की लिस्ट से लेना देना है, ना इनके ब्लॉक प्रमुख से लेना देना है, ना पंचायत से लेना देना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सुन लीजिए क्लियर कट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव कराता है उसमें असेंबली है, और असेंबली में आपका विधान परिषद है और विधानसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनके चुनाव के अलावा कोई चुनाव नहीं कराता, ना रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और इसीलिए नहीं, अब अमित जी बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, आपकी बात नहीं, अब आप सुन लीजिए, आपने अपनी बात कह दी कि फला चुनाव इन्होंने कराया, फला चुनाव उन्होंने कराया, उन्होंने बता दिया कौन सा चुनाव हम कराते हैं, कौन सा नहीं कराते। सुनिए भट्ट साहब, हाँ, इलेक्शन के लिए तैयार है। जी अमित जी प्लीज सुनिए, अब सुनिए ध्यान से। उसको आप मानिए, वो भी हमारे लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। 50 लिस्ट नहीं बनेगी, एक लिस्ट बनेगी, एक चुनाव होगा देश में, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तैयार होइए आप लोग। अरे आप बीजेपी के एजेंडे में चलेगा साहब, 1 इलेक्शन 1 नेशन। अरे एक वोटर लिस्ट तो आप करवा नहीं पा रहे हैं, नगर निगम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चलिए, आप लास्ट कमेंट कुछ कहना चाह रही हैं, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, कमेंट उनका ले लेते हैं। प्रियंका जी बोलिए, लास्ट कमेंट आपका। पढ़ के आया करिए। अमित जी, जिस तरीके से आप लोग राज्यसभा के माध्यम से राज्यपाल बनाते थे चुनाव आयुक्तों को, वो समय गया। अब स्वतंत्र होकर स्वायत्त संस्थाएं कार्य करती हैं, निष्पक्षता से करती हैं, और उसके कटघरे में आपके भी बीएलओ बीएलए हैं और हमारे भी हैं। बेहतर है कार्यकर्ता खड़ा करिए, बूथ स्तर पे कार्यकर्ता रहेगा तो वोटर लिस्ट पन्ना प्रमुख वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करके वोट डलवाएंगे। आप अपने कार्यकर्ता को भेजो, हम अपने कार्यकर्ता को भेजेंगे। डर किस बात का है? इस बात का है ये है कि वोटर लिस्ट तो सिंगल कर दीजिए, नगर निगम में भी अलग, विधानसभा में भी अलग, लोकसभा में भी अलग। जी इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? सुन लीजिए, अब आपने अपनी बात कही, अब उनकी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ, मैं तो समझ, छोटा सा सवाल है, अनंत वोटर लिस्ट कर दीजिए। वोटर नहीं, कहाँ से मिलेंगे? आप उनकी समस्या समझिए। जब तो चुनाव आयोग के ऊपर चिल्लाया जा रहा है कि वोटर नहीं मिल रहे, आप एजेंट नियुक्त करने की बात करते हैं, वो भी हर बूथ पर, तो कैसे करेंगे? कांग्रेस की विडंबना ये है कि वो अपने लिए कार्यकर्ता नहीं ढूंढ रही है। प्रियंका जी माफी चाहूंगा, अमित जी आपसे भी माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि अब और प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगा और आपका नजरिया हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन सभी मेहमानों का, अमीन साहब आपका भी, अमित भूषण आपका भी, प्रियंका आपका और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अमीन साहब ने विस्तार से सब कुछ बता दिया है, कोशिश की है कि चीजें दर्शकों के सामने, लोगों के सामने स्पष्ट रूप से सामने आए। तो आपने सब कुछ देखा, किसने क्या कहा, सब कुछ सुना, किसने क्या बात बोली है, क्या समझाया है, किस तरीके से प्रोसेस के बारे में बताया है, और ये अब आपको तय करना है कौन सही है कौन गलत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।